कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कुछ क्वेश्चंस की। उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन ये क्या है? तो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा। आपने ये भी बोला कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है, शेप पे डिपेंड करता है। या फिर आपने ये भी बोला कि एक ही शेप के लिए, एक ही ऑब्जेक्ट के लिए पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, है ना। मान लीजिए आपने रिंग लिया था, तो रिंग के केस में यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग था, यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग था। अब इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंपेयर करने के लिए एक ही ऑब्जेक्ट के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को, तो हमें एक टर्म लाए रेडियस ऑफ गायरेशन। ये क्या है? किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप लिखेंगे एम के स्क्वायर के टर्म में। क्या लिखेंगे? एम के स्क्वायर के टर्म में, वेयर दिस के इज रेडियस ऑफ गायरेशन। दिस के इज रेडियस ऑफ गायरेशन। क्लियर है? अब जैसे मैं यहाँ से बोलूँ, अगर रिंग के केस में ये एक रिंग है, मास इसका एम है, रेडियस आर है, तो हमें पता है I1 अपने लिखा था mr स्क्वायर, और जब I2 कैलकुलेट किया था पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, तो हमने लिखा था 2mr स्क्वायर। तो अगर मैं रेडियस ऑफ गायरेशन इसके कंपेयर में करूँ, तो मैं लिखूंगा mk1 स्क्वायर इक्वल टू mr स्क्वायर। यहाँ से देखिए k कितना मिला, r के बराबर। और इस केस में अगर बात करूं तो mk2 स्क्वायर इक्वल टू 2mr स्क्वायर। यहां से आप जब कैलकुलेट करेंगे तो k2 आपको मिलेगा √2r के बराबर। तो ये जो कंपैरिजन आया कि दिस रेडियस ऑफ गायरेशन इज √2 टाइम्स द इनिशियल, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो 2 टाइम्स यहाँ पे आएगा। तो ये कंपैरिजन करने के लिए कि एक्सिस के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे चेंज हो रहा है, या शेप के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे चेंज हो रहा है, इन सबको कंपेयर करने के लिए एक नई टर्म थी रेडियस ऑफ गायरेशन। तो सीधा सा हिसाब है, जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको एम के स्क्वायर के इक्वल कीजिए। यहाँ से आपको के की वैल्यू रेडियस की टर्म में या लेंथ की टर्म में जो भी है मिल जाएगी। क्लियर है बात? आइए तो आगे क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। टू आइडेंटिकल रॉड्स, ठीक है, ईच ऑफ मास m एंड लेंथ l। तो ये दो रॉड आपको दे रखी हैं, एक और ये दूसरी, मास m लेंथ l, आर जॉइंड इन क्रॉस पोजीशन। ठीक है, क्रॉस पोजीशन में इनको ज्वाइन किया हुआ है। व्हाट वुड बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम अबाउट अ बाइसेक्टर। एक बाइसेक्टर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस सिस्टम का। तो ये बाइसेक्टर है, चाहे ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, इनमें से किसी के भी अबाउट आपको निकालना है। और हम जानते हैं कि सिमेट्री से यहाँ देख पा रहे हैं कि आप चाहे B1 के अबाउट निकालो चाहे B2 के अबाउट निकालो, दोनों बराबर आने वाले हैं, क्योंकि दोनों रॉड बराबर हैं मास लेंथ में। सिमेट्रिक अरेंजमेंट है, और जो बाइसेक्टर्स हैं वो भी सिमेट्रिक है। तो आप चाहे इसके अबाउट निकालो चाहे उसके अबाउट, दोनों में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम मिलने वाला है। ठीक है, I B1 इक्वल टू I B2। अभी अपने को कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करें बताइए, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। तो सोचो, अगर मैं यहाँ पे एक एक्सिस ऐसी बना दूं जो परपेंडिकुलर है और यहाँ से अंदर जा रही है, मैंने क्रॉस बनाया मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस है, अंदर से बाहर आती हुई इस प्लेन के। तो सोचो इस पॉइंट पे ये 3 एक्सिस हो गई, एक ये अंदर जाती हुई, एक ये B1 और दूसरी ये B2। ऐसे 3 एक्सिस यहाँ पे हैं। इस एक्सिस को मैं 1 दे देता हूँ नाम। अगर ये 3 एक्सिस यहाँ पे हैं, तीनों एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं और तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो क्या मैं यहाँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूँ? यस, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से मैं यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ। ओके, अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैसे लगेगी? तो वो तो हिसाब सीधा सा है, I1 इक्वल टू I अबाउट B1 प्लस I अबाउट B2। ऐसा हो जाएगा, क्योंकि B1 और B2 इस प्लेन में है, वन जो है वो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू सम ऑफ इन द प्लेन्स। तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो हो गया। अब I1 कैसे निकालें? B1 और B2 इक्वल है वो तो ठीक है, I1 कैसे निकालें? व्हाट इज I1? तो अगर ध्यान से देखो तो दोनों रॉड को मैं अलग अलग अगर बनाऊं, एक रॉड यहाँ पे है, ये 1 एक्सिस है, दूसरी रॉड यहाँ पे है, ये 1 एक्सिस है। ऐसा हिसाब है ना यहाँ पे। क्या ये जो एक्सिस है क्या उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है? देख पा रहे हैं, रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है दिस 1 एक्सिस। क्या हम इसके लिए ऑलरेडी लिख चुके हैं कि जब एक एक्सिस रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास होती है तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बनता है? तो लिख सकते हैं दिस I1, इसके लिए अगर लिखोगे तो इसके लिए I लिखोगे आप ml स्क्वायर बाई 12।
और ऐसे इसके भी लिखेंगे तो लिखेंगे ml² / 12। अपने को टोटल सिस्टम के लिए चाहिए, सिस्टम में दोनों रॉड्स हैं, तो टोटल I1 जो मिलेगा वो मिलेगा 2 टाइम्स ml² / 12। क्लियर है यहाँ तक बात? टोटल कितना मिलेगा? 2 टाइम्स ml² / 12 विच इज ml² / 6। ये आपको I1 मिल गया। अब आप ये वाले फॉर्मूला यूज करके IB1 निकाल सकते हैं। IB1 विल बी I1/2, क्योंकि IB1 IB2 इक्वल है। ऐसा कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको IB1 मिल जाएगा ml² / 12 अगेन। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन अच्छे हैं, सॉल्व करने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए। दो रॉड यहाँ पे दे रखी हैं, तो जब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो 1+2 कर सकते हैं। हमने पार्टिकल के केस में भी ऐसा किया था। तो दोनों रॉड का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा अबाउट दिस सेंट्रल एक्सिस, दोनों सेम थे, दोनों ऐड हो गए, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से देखा B1 B2 और ये जो सेंट्रल एक्सिस हैं ये तीनों परपेंडिकुलर हैं, सेम पॉइंट से पास हो रही है, दो एक ही प्लेन में है और एक परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर थ्योरम लगा दी ये वाली। यहाँ से अपन ने IB1 कैलकुलेट कर लिया जो आपको पूछा गया था। ठीक है, तो खेलना है कुल मिला के, इन सब चीजों से खेलना सीखना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a rod of length L about an axis passing through its center of mass and perpendicular to the rod is I। ठीक है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रॉड के लिए दे रखा है जिसकी लेंथ L है, about an axis passing through its center of mass and perpendicular to rod is I। ओके, तो एक रॉड बना लेते हैं। ये सेंटर ऑफ मास है इसका, इससे एक एक्सिस पास हो रही है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि आपको बोल रखा है ना कि पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, तो ऐसे ही एक्सिस है यहाँ पे एक। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दे रखा है I। हम जानते भी हैं कि अगर मास m है और लेंथ L है तो ये होता है ml² / 12। खैर फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, बट ये हम जानते हैं। चलिए, तो ये I आपको गिवन है। ओके, आगे क्या पूछा देखते हैं। What will be the moment of inertia of hexagonal shape? एक हेक्सागन बनाया है, formed by 6 such rods। ऐसी 6 रॉड्स को मिला के हेक्सागन बना दिया, तो बना देते हैं एक हेक्सागन। ऐसी 6 रॉड्स को मिला के हेक्सागन बना दिया गया, आइडेंटिकल है। एक्सिस का है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। यहाँ पे एक एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट आपको इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हमें जो पता है वो पता है ये कि ये जो रॉड है इसके सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I। ये हमें पता है। ठीक है, एक रॉड के केस में आप चाहे ये एक्सिस जो बना रखी है वो ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, बात तो एक ही है। रॉड इस तरीके से, अब चाहे आप एक्सिस ऐसे ले लीजिए चाहे ऐसे ले लीजिए, बात तो सेम ही आनी है। कोई भी एक्सिस आप परपेंडिकुलर ही लेंगे इसके लिए हमेशा। ठीक है, तो ये अपने को पता है कि ये है I और ये अपने को निकालना है ICM। ये I, इसको आप ले लीजिए I1, ये अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे किया जाए बोलिए। दो एक्सिस आपको यहाँ पे देख रही हैं, एक I1 जो आपको कैलकुलेट करनी है, दूसरी I जो आपको गिवन है। कैसे इसको निकाल सकते हैं अपन? एक रॉड के लिए निकालेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 6 कर देंगे तो सबके लिए आ जाएगा, पर एक रॉड के लिए कैसे निकालें? देखो, ये है I1 वाली एक्सिस, ये जो रॉड है यहाँ पे इसके सेंटर पे अपने को पता है कि ये है I। ऐसा हिसाब है भाई, सबके सेंटर पे वही हिसाब है। ये भी I वाली है, ये भी I वाली है, कोई भी एक अपन उठा लेते हैं। ठीक है, ये अपन ने उठा ली। ये डिस्टेंस कितनी है? अगर मुझे ये डिस्टेंस पता चल जाए तो क्या मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकता हूँ यहाँ पे? सोचिए कैसे। इस रॉड के केस में अगर मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करनी है तो एक एक्सिस ये रही, दूसरी एक्सिस ये रही, दोनों पैरेलल हैं, दोनों अंदर जाते हुए हैं, इस बात पे कोई दिक्कत नहीं। दोनों के बीच की डिस्टेंस मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ हेक्सागन से, ज्योमेट्री से। और तीसरी बात, क्या एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है? यस, रॉड के लिए ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, ऐसा क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो अपने पास सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने की, बस अपने को डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। और डिस्टेंस कैलकुलेट करना बहुत आसान बात है। कैसे? जब हेक्सागन है तो हर एंगल जो अंदर का है वो कितना बन रहा होगा? कितना एंगल बनेगा अंदर का सारा एंगल? सोचिए।
क्या इसके अंदर का हर एक एंगल 120 होता है? अगर नहीं पता तो आप ऐसे भी देख सकते हैं इसे कि अगर मैं ये बना लूं इसको इस तरीके से, ठीक है, तो भाई ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अगर ये 90 है और हमें पता है कि ये एंगल बनेगा यहाँ पे 30 डिग्री और ये एंगल बनेगा 60 डिग्री, इस तरीके से, क्योंकि ये भी सेम होना चाहिए ऐसा। तो अगर ये 90 है, ऊपर वाला एंगल सेम है, ये वाला एंगल सेम है, तो ये दोनों 60 60 बन सकते हैं और ये 30 30 बन सकते हैं। इस टाइप से एंगल बनेगा। तो किन्हीं भी दो रॉड के बीच का टोटल एंगल होता है 120 डिग्रीज। मुझे चाहिए ये वाली डिस्टेंस, तो मैं इसको अलग से बना लेता हूँ ऐसा एक बार। ये एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए, है ना, सेंटर से, या नीचे सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस मुझे चाहिए। तो बेसिकली ये x मुझे चाहिए, ठीक है। ये x कैसे निकालेंगे? तो आसान सी बात है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो मैं x को लिख सकता हूँ, दिस x इज इक्वल टू L sin 60 डिग्री विच इज √3/2 L। ये आपका डिस्टेंस आ गया, क्लियर है? √3/2 L आ गया। अब आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाइए आराम से। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? I1 इज इक्वल टू I प्लस mx स्क्वायर, जो md स्क्वायर लिखा था mx लिख लो, कोई एक ही बात है। I1 इक्वल टू I आपको पता है, ऑलरेडी I गिवन है, प्लस m इंटू x, कितना आपने निकाला अभी? 3/2 L का स्क्वायर, ये आपने निकाला। अच्छा, मैं I की जगह अपना वाला रख देता हूँ जो अपने को पता है, I इज ml स्क्वायर बाई 12, सेंटर ऑफ मास से जो पास होता है उसके लिए। ये लिख लिया। फाइनल आंसर जो मिलेगा आपको, I1 इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 12 प्लस यहाँ से देखें तो मिल रहा है 3/4 ml स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 12, इधर आएगा 1, उस तरफ आएगा 9, 10/12 ml स्क्वायर, जिसे लिखा जा सकता है 5/6 ml स्क्वायर। क्लियर है बात? अच्छा, क्योंकि अपने को आई की टर्म में आंसर देना है, आई था ml स्क्वायर बाई 12, तो ml स्क्वायर का मैं लिखूंगा 12i, यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो लिख सकता हूँ 5/6 इंटू 12i, आंसर मिलेगा 10i के बराबर। तो जो नया आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा इतना। क्लियर? ये आया एक रॉड के लिए। किसके लिए आया ये? एक रॉड के लिए। अपने पास ऐसे से 6 रॉड्स हैं, तो टोटल आंसर क्या आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम will be 6 times I1 which is 60I। ये आपका फाइनल आंसर है 60I। क्लियर? तो कैसे सॉल्व किया फिर से देख लीजिए एक बार। एक रॉड के लिए आपको गिवन है I, हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो I होता है यहाँ पे ml स्क्वायर बाई 12। ओके, अब ऐसे ही 6 रॉड मिला के हेक्सागन बना दिया। जब हेक्सागन बना दिया तो ऐसा सिस्टम है। पूछा गया आपको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमें ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये सब एक्सेस पता है, तो पैरेलल एक्सेस थ्योरम हम लगा सकते हैं यहाँ से यहाँ पे हर एक रॉड के लिए। तो किसी भी एक रॉड के लिए लगाता हूँ और इंटू 6 कर देता हूँ। एक रॉड मैंने कंसिडर कर ली ये वाली। इस केस में मुझे ये डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस कैसे मिलेगी? तो मैंने ट्राइंगल बनाया, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ से, ये ट्राइंगल मैंने यहाँ बता रखा है। इस ट्राइंगल में पता है कि एंगल 60 डिग्री है, ये लेंथ रॉड के बराबर L है, और ये डिस्टेंस मुझे निकालनी है x, वो मैंने निकाल लिया यहाँ से। पैरेलल एक्सेस थ्योरम में ये दो तरीके हैं। I1 मुझे कैलकुलेट करना है, I मुझे पता है, बीच की डिस्टेंस मुझे पता है, पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगाई, यहाँ से अपना फाइनल आंसर बताया, I1 आपको मिल गया इतना। ml स्क्वायर, क्योंकि अपने को आंसर I की टर्म में देना है, तो मैंने फिर से यहाँ से I की टर्म में इसको लिखा। एक रॉड के लिए आया 10i, ऐसे 6 रॉड्स हैं, तो फाइनल आंसर आएगा 60i। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, पर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप आराम से इसे कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें और पूछा है कि बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। अगर चलिए इसमें तो नहीं पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी रेडियस ऑफ जायरेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ओके, तो क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या कह रहा है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड about an axis perpendicular to its length, okay, and passing through a point which is at a distance of L/3 from one end। ये आपका क्वेश्चन है। एक रॉड है, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है about an axis perpendicular to its length and passing through a point which is at a distance of L/3 from one end।
यहाँ से आपको L/3 डिस्टेंस पे दे रखा है, ये एक है, इस एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, मास m, लेंथ l आप ले सकते हैं। पूछा है कि ऑल्सो फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट दैट एक्सिस। ठीक है, बाद में निकाल लेंगे, एक बार I मिल गया तो रेडियस ऑफ गायरेशन तो मिल ही जाएगी, कोई खास बात नहीं है। I कैसे निकालें, तो क्या करूं, पहले एक्सिस थ्योरम लगा देता हूं, है ना। मुझे ये पता है कि ये जो I1 होता है वो होता है ml²/3, तो मैं पहले एक्सिस थ्योरम लगाता हूँ, I इक्वल टू I1 प्लस m इंटू L/3 का स्क्वायर, md² लगाते हैं, पहले एक्सिस थ्योरम में यही करते हैं, है ना। क्या ये करना सही होगा, यस और नो, क्या ये करना सही होगा, बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरीके से गलत होगा। क्यों, I1 और I दोनों पैरेलल हैं माना, दोनों के बीच में डिस्टेंस L/3 है माना, लेकिन क्या यहाँ से कोई भी एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, नहीं। तो पहले एक्सिस थ्योरम आप कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते, उनमें से एक एक्सिस कम से कम सेंटर ऑफ मास से पास होना ही चाहिए, तभी आप यूज कर पाएंगे। तो ये करना गलत है, आप निकालेंगे इस तरीके से, I अबाउट सेंटर ऑफ मास, ICM हमें पता है ml²/12, आप ये यूज करेंगे कि I इज इक्वल टू, और ये डिस्टेंस है L/2 माइनस L/3, है ना। टोटल एक एंड से सेंटर ऑफ मास इज L/2, उसमें से L/3 उधर है, तो ये डिस्टेंस मिलेगी आपको D। बेसिकली D आप कैलकुलेट कर सकते हो, L/2 माइनस L/3, LCM इज 6, ये आएगा L/6, दिस इज D। ठीक है, अब आप लिखोगे I इज इक्वल टू ICM प्लस MD², तो आपका आंसर आएगा ICM इज ml²/12 प्लस m इंटू L/6 का स्क्वायर, तो 36 आपका LCM आएगा, इधर से मिलेगा 3, इधर से मिलेगा 1, ml², 4/36 is 1/9, ml²/9 is your final answer। ये आपको I मिलेगा अबाउट द जो आप एक्सिस पूछे गई है वो। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। तो पहले एक्सिस थ्योरम लगाने में ध्यान रखना, कहीं से भी पैरेलल मत कर लेना, एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होनी ही चाहिए, तभी आप यूज कर पाएंगे। रेडियस ऑफ गायरेशन पूछी है, तो जो I आपको मिला है उसको m² के इक्वल कर दो, वहां से आपको रेडियस ऑफ गायरेशन मिल जाएगी। यहाँ से k आपको मिलता है L/3, ये आपकी रेडियस ऑफ गायरेशन होगी L/3 के बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोला गया, 4 solid spheres each of diameter 2a and mass m are placed with their centers on the 4 corners of a square of side B। ठीक है भैया, एक स्क्वायर बना देते हैं, ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे एक एक स्फीयर लगा हुआ है, ऐसा एक एक स्फीयर चारों कॉर्नर्स पे है। जल्दी से मैं बना देता हूं, ओके। और ये जो स्फीयर हैं इनकी आपको डायमीटर दे रखी है 2a के बराबर, मतलब जो रेडियस है वो है a के बराबर। ठीक है, इन सब की रेडियस आपको a दे रखी है। ओके, अब क्या पूछा गया आपसे, ये जो साइड है ये B है, ठीक है भैया, ये भी पता है, और सारी तरफ से B है ये। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एनी साइड ऑफ द स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एनी साइड ऑफ द स्क्वायर। सबका स्फीयर का मास आपको mm दे रखा है। चलिए, तो मैं एक काम करता हूं, ये वाली अपनी साइड मान लेता हूं, इसके अबाउट अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, इस साइड के अबाउट। ये आपकी एक्सिस हो गई। ठीक है, चलिए अब इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो सारे स्फीयर्स का ही करना है, क्योंकि आपको ये जो स्क्वायर है इसका तो कोई मास दे नहीं रखा, तो जो भी है सिर्फ आपकी स्फीयर्स हैं। या एक काम करते हैं, इन सबको अपन नंबर दे देते हैं ताकि अपने सॉल्व करना आसान हो जाएगा। दिस इज स्फीयर 1, दिस इज स्फीयर 2, दिस इज स्फीयर 3 एंड दिस इज स्फीयर 4, ऐसा अपने सबको नंबर दे दिया। ठीक है, और सॉलिड स्फीयर हैं सारे, जब स्फीयर लिखा हुआ है मतलब सॉलिड स्फीयर मानना है, और वैसे भी यहाँ सॉलिड स्फीयर गिवन ही है। चलिए, अब अपने को पता है एक
सॉरी एक सॉलिड स्फीयर के लिए ये जो एक्सिस होती है, या इस एक्सिस को अगर ना कंसिडर करें, या ये जो एक्सिस होती है डायमेट्रिकल, क्योंकि 3D ऑब्जेक्ट है, कैसी भी एक्सिस ले लो, इसके अबाउट जो आई सेंटर ऑफ मास होता है वो होता है 2/5 mr²। ये बात तो हम जानते हैं, m और r इसकी रेडियस है ना, ये हमें पता है। तो यहाँ पे जो स्फीयर्स हैं इन सब की रेडियस है a, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2/5 ma²। ये तो हो गया इनका अबाउट सेंटर ऑफ मास। लेकिन आपको जो एक्सिस दे रखी है वो सबके लिए तो सेंटर ऑफ मास है नहीं, 1 और 2 के लिए वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास है। आप देख पा रहे हैं ना, स्फीयर 1 जो है इसके लिए गिवन एक्सिस सेंटर ऑफ मास एक्सिस है, ऐसे ही स्फीयर 2 के लिए भी गिवन एक्सिस सेंटर ऑफ मास एक्सिस है। तो इन दोनों के लिए अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तब तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इन दोनों के लिए हो जाएगा 2/5 ma²। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं 3 की। 3 के लिए एक्सिस है यहाँ पे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या मुझे 3 का इस एक्सिस के अबाउट पता है? यस, सेंटर ऑफ मास एक्सिस तो यही है, तो इसके अबाउट है 2/5 ma²। मुझे निकालना है इसके अबाउट। क्या ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, क्योंकि दोनों एक्सिस पैरेलल तो हैं ही। ये सेंटर ऑफ मास से भी पास हो रही है, तो ये हो गया ICM, ये इन दोनों के बीच की हो गई डिस्टेंस B, और ये एक्सिस है जिसके मुझे अबाउट I निकालना है। तो आसानी से ये भी किया जा सकता है, और सिमिलर बिल्कुल 4 के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि ये भी उसी तरीके से यहाँ से डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो 3 और 4 के लिए जब लिखेंगे तो लिख सकते हैं I3 और I4 इज इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास प्लस mb²। क्लियर? पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमने यूज करी, ICM प्लस उनके बीच के डिस्टेंस b है उसके हिसाब से लिखा, तो हो जाएगा 2/5 ma² प्लस mb²। ये आपको आ गया इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास। आपको पूछा है पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ सॉरी इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, तो वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। देखिए ध्यान से, तो सब में 2/5 ma² तो आ ही रहा है, तो मैं 4 टाइम्स 2/5 ma² तो अलग से लिख लेता हूँ, प्लस 3 और 4 में mb² भी आया, तो 2 टाइम्स mb² ये भी आ जाएगा। आपका जो फाइनल आंसर आएगा 8/5 ma² प्लस 2 mb² is the moment of inertia of this complete system about any axis passing through the side of this square। आप चाहे कोई भी एक्सिस लेते, आप चाहे ये एक्सिस भी लेते, तब भी आंसर सेम आता। क्यों? तब इस एक्सिस के लिए ये और ये तो सेंटर ऑफ मास हो गए, इसके लिए आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देते इन दोनों के लिए। तो कुल मिला के बात वही आ रही है, कोई भी साइड उठाइए, 2 सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली आ गई, और 2 के लिए आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना पड़ेगा, और सबके मासेस डिस्टेंसेस सब इक्वल हैं, तो कोई भी साइड से आंसर आपको सेम मिलेगा। क्लियर है बात? इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? रॉड PQ ऑफ मास m and length L is rotated about an axis through P। जैसा डायग्राम में दे रखा है, चलिए मैं डायग्राम इसका इंसर्ट करता हूं। तो क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्या कह रहा है? एक रॉड है PQ इस तरीके से, लेंथ L दे रखा है, मास m दे रखा है, और ये रोटेट हो रही है इस एक्सिस के अबाउट यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए, तो ये एक्सिस ना तो इसके परपेंडिकुलर है ना ही पैरेलल है, ये किसी एंगल थीटा पे है। इस रॉड की लेंथ के किसी थीटा एंगल पे ये एक्सिस है। हमने जो अभी तक चीजें सारी पढ़ी थी उसमें रॉड का चाहे यहाँ से पास हो चाहे यहाँ से पास हो, हमेशा परपेंडिकुलर टू द लेंथ एक्सिस देखी थी। अब ये एक्सिस कुछ अलग है, ये थीटा एंगल पे इसको घुमा रही है। इसके लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है, कैसे कैलकुलेट करें? अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूं तो देखो, जो मुझे आई सेंटर ऑफ मास पता है वो ये है, इस एक्सिस के अबाउट होगा। अब ये एक्सिस ना ही तो इस एक्सिस के पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है, तो मैं डायरेक्ट वो थ्योरम्स यूज करके तो ये सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ना तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज हो पाएगी ना ही पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज हो पाएगी। तो कैसे किया जाए? तो बेसिक मेथड पे चलते हैं, जिससे अपन ने सारी चीजें सॉल्व की थी, जैसे अपन ने डिराइव किया था। डेरिवेशन कैसे किया था? तो भैया अगर ये एक्सिस है, ये यहाँ पे रॉड है जिसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो क्या किया जाए? मैं यहाँ से x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले लेता हूँ dx का। क्या हमने रॉड के लिए यही किया था? एक पॉइंट एलिमेंट लिया था,
इसका मास अगर dm है और ये एंगल अगर थीटा है, तो मैं इस dm के लिए, इस एलिमेंट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट। यही मेथड था हमारा बेसिक मेथड, एक एलिमेंट कंसीडर करो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो, फिर उसको इंटीग्रेट करो। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखें इसके लिए? तो क्योंकि ये dm एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एक्सिस है यहाँ पे, तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए r, जो इस मास की इस एक्सिस से डिस्टेंस है वो कैसे मिलेगी? तो भैया ट्रायंगल बना लीजिए आप, ये वाला, ये आपका ट्रायंगल हो गया। इसमें देखो तो ये हाइपोटेन्यूज है x के बराबर, ये एंगल है थीटा, तो क्या यार आपको मिल जाएगा, है ना? तो ट्रायंगल कैसा बन रहा है मैं साइड में बना देता हूँ एक बार। ये आपका ट्रायंगल है बेसिकली, ये है x, ये है एंगल थीटा, r आपको पता करना है, तो r आप लिख सकते हो आराम से विल बी x sin थीटा, कोई खास बात नहीं। डिस्टेंस आपको मिल गई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिख सकते हैं dm into r स्क्वायर, विच इज मास कैसे लिखा था हमने, मास पर यूनिट लेंथ into लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ द एलिमेंट, ये लिखा था आपने dm, तो लिख लीजिए जल्दी से, dm में मिलेगा m/l into dx, ठीक है, ये हो गया, इंटू r, r आपने अभी लिखा x sin थीटा का स्क्वायर, ये कितना मिलेगा, ध्यान से देखिए तो मिल रहा है m/l इंटू एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा dx, ये मिल गया आपको di। मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, इंटीग्रल di इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ m/l साइन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए चीजें कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा कांस्टेंट है, बचा खाली इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx, कहां से कहां तक, 0 से l तक। लिमिट लगाना आपको पता है ना, पहला एलिमेंट यहाँ लोगे, लास्ट एलिमेंट यहाँ लोगे, तो पहला एलिमेंट x इक्वल टू 0 पे था, लास्ट एलिमेंट x इक्वल टू l पे था, तो ये लिमिट है 0 से l तक। इंटीग्रेट करें तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा एल क्यूब बाई 3, फाइनल आंसर मिलेगा एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। क्लियर बात है? तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, कैसे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। ये हमेशा बिल्कुल बेसिक मेथड से जाके सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि ना तो आप यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा पाएंगे, ना ही परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज कर पाएंगे। ठीक बात है, बिल्कुल बेसिक मेथड था, जैसे एक रॉड के लिए हमने कैलकुलेट किया था वैसे ही किया है, बस इस बार डिस्टेंस आपको थीटा की टर्म्स में निकालनी पड़ी और उसके बाद आपने इसको पूरा सॉल्व किया। क्लियर बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कैसे करेंगे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है ये, टू यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क each of mass 1 kg and radius 20 centimeters are kept in contact about the tangent passing through the point of contact. Okay, तो क्वेश्चन इस बार इस तरीके का है आपके सामने कि दो डिस्क हैं, उन दोनों को कांटेक्ट में रखा हुआ है, कांटेक्ट में कैसे रखा हुआ है, इस तरीके से, ठीक है। और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कहाँ है, देखिए टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये है आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कुल मिला के इस एक्सिस के अबाउट आपको आई निकालना है सिस्टम का, ठीक है। इसका मास आपको m दोनों के दे रखे हैं, रेडियस भी दोनों की दे रखी है, ठीक है। m और r अपन बाद में लिख लेंगे, m एक्चुअली 1 kg है और r जो आपको दे रखा है वो 20 सेंटीमीटर दे रखा है, विच इज 0.2 मीटर्स, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, तो डिस्क के लिए भाई एक टेंजेंट पे ये एक्सिस है, तो एक डिस्क अगर लिखूं इंटू 2 कर दूंगा तो दोनों का मिल जाएगा, तो पहले एक के लिए बात करते हैं, हमें इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। कैसे निकाल सकता हूँ इस एक्सिस के अबाउट, अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट पता है तो मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लूंगा, क्योंकि दिस इज ICM, ये हो जाएगा I। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये रेडियस है R। पर एक डिस्क के केस में मुझे जो बेसिक पता है वो पता है ये, मुझे ये पता है कि दिस इज, अगर ये I0 है तो ये होता है mr स्क्वायर बाई 2, ये मुझे पता है। मुझे निकालना है ये ICM, ऐसे आप मान लीजिए से ये मुझे निकालना है, तो कैसे निकाल सकता हूँ, क्या इसको मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बता सकता हूँ, दोनों डायमीटर पे सेम होगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलेगा, ICM इज इक्वल टू I0 बाई 2 which is mr square by 4,
परपेंडिकुलर सिस्टम याद आ रही है, हमने ऐसा क्वेश्चन पिछले वीडियो में किया भी था एक। ये मिल गया आपको आईसीएम। अब आप यहाँ आ जाइए, पैरेलल सिस्टम लगा दीजिए, आईसीएम प्लस एमआर स्क्वायर से कितना मिलेगा? यहाँ से जो आई मिला आपको मिला आईसीएम इज एमआर स्क्वायर बाई 4 प्लस एमआर स्क्वायर विच इज 5/4 एमआर स्क्वायर। क्लियर है? और क्योंकि अपने को टोटल सिस्टम का निकालना है आई नेट, तो आई नेट हो जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स आई, क्योंकि दोनों स्फीयर्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा। तो ये आपका आंसर आएगा आई इज 5/4, तो आ जाएगा 5/2 एमआर स्क्वायर। दिस इज आई नेट फॉर द सिस्टम। क्लियर है? कैसे करना है? अब आई गेस आपको सारी बातें क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे। दो स्फीयर्स हैं टेंजेंट पे, सॉरी आपको यहाँ डिस्क दे रखा है ना, हाँ सही लिखा है अपने, डिस्क है, दो डिस्क हैं, तो दोनों के टेंजेंट पे जो है वो एक्सिस है, तो एक के लिए निकालते हैं, इंटू 2 करेंगे, टोटल मिल जाएगा। एक के लिए निकालने का तरीका, मुझे इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम चाहिए, तो पहले ये चाहिएगा, और ये निकालने के लिए पहले परपेंडिकुलर थ्योरम ऐसे लगानी पड़ेगी। तो यहां से आपने पहले ये निकाला इसके यूज करके, फिर आपने ये निकाल के पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ये निकाला, और फिर इसको ट्वाइस किया, तो आपको फाइनल आंसर मिल गया। क्लियर? स्टेप बाय स्टेप आपको बिल्कुल चलना पड़ेगा, तो आप इसका फाइनल आंसर यहाँ से बता पाएंगे। गॉट इट? चलिए, एम और आर आपको दे रखा है, वैल्यू रखेंगे, फाइनल आंसर भी आप यहाँ से बता सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ऐसा है कि फ्रॉम अ कंप्लीट रिंग ऑफ मास m and radius r, an arc making 30 degree at the center is removed. Okay, तो अगर ये कंप्लीट रिंग थी एक, इस रिंग से एक 30 डिग्री का आर्क आपने यहाँ से हटा दिया, तो अगर ये इसका सेंटर है और ये अगर एंगल 30 डिग्री बन रहा है, तो बेसिकली आपने ये आर्क यहाँ से हटा दिया है, ये आर्क आपने यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, ऐसा हिसाब है, दिस इज 30 डिग्री, और ये रिंग बची हुई ये है आपके पास, और ये रिंग है, तो मैं इसको भी ऐसा कर लेता हूँ, ये सिर्फ आपके हाथ से रॉड नहीं है, ऐसा है। ठीक है, What is- इस एक्सिस के अबाउट आपसे आई पूछा गया है, कैसे निकालेंगे बताइए? अगर पूरी रिंग होती तो अपने आंसर आता है एमआर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर जब रिंग कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो आंसर कैसे आएगा? तो बिल्कुल बेसिक मेथड याद कीजिए, क्या किया था आपने? आपने रिंग पे लिखा था डीएम, कितना लिखा था डीएम को? m/2πr इंटू ये लेंथ कितनी थी, आर डी थीटा या आर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं इसे, या चलो छोड़ो ऐसा भी मत करो आप तो सीधा सा ऐसा कर लीजिए कि जो मास हटाया है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हटा दो, जो मास रखा है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लो। तो अगर रिंग का कंप्लीट मास m था, कंप्लीट मास ऑफ द रिंग इज m, तो जो बची हुई रिंग है उसका मास कितना होगा? तो मास ऑफ द इनकम्प्लीट रिंग ये कितना आएगा? कैसे निकालोगे मास? क्या मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी लेंथ पे? यस, तो मैं एंगल के हिसाब से भी देख सकता हूँ कि अगर रिंग कंप्लीट होती तो इस कंप्लीट रिंग का मास m था, मतलब ये 2 पाई एंगल जो यहाँ पे बनता, इस पे मास है m, पर अब मास, अब एक्चुअली एंगल बन कितना रहा है, ये है ना, तो मैं इसको अगर बोलूं कि 360 डिग्री पे मास m है, m/360 डिग्रीज इनटू अभी एंगल कितना बचा अपने पास, 330, तो ये मास आपको मिल जाएगा 11/12 m। दिस इज द मास ऑफ द इनकम्प्लीट रिंग। इसके लिए आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और क्योंकि एक रिंग पे जो भी मास आप कंसिडर करोगे वो सारे यहाँ से r डिस्टेंस पे हैं, इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो जब आप dm लिखोगे उसको इंटीग्रेट करोगे तो सीधा सीधा टोटल मास ही आएगा, जैसे हमने रिंग के केस में पहले भी किया था। तो इस बार आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा
mr स्क्वायर पर इस बार m की जगह m1 लिखा आएगा, तो आंसर इज 11/12 mr स्क्वायर. दिस इज द न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया. क्लियर? दिस विल बी द न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया. बात हुई ये, करना बेसिक से ही पड़ेगा इस क्वेश्चन को भी. बेसिक क्या था एक रिंग के केस में, आपने यहाँ पे एक एलिमेंट माना, यहाँ पे एक एलिमेंट माना, ऐसे एलिमेंट माने थे बहुत सारे पॉइंट एलिमेंट्स, डीएम आपने लिखा था और उसको फिर इंटीग्रेट किया तो टोटल मास मिल गया था. ये हिसाब हुआ था यहाँ भी. तो यहाँ भी ऐसा ही होगा. इस बार आप एलिमेंट्स लेंगे तो यहाँ से चलते 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 यहाँ तक लास्ट एलिमेंट लेंगे. ठीक है, तो इस बार जो आप तो इस बचे हुए मास के लिए जब इंटीग्रल डीएम करोगे तो आएगा यही वाला मास विच इज m1. तो आपने m1 को यहाँ लिख लिया. फाइनल आंसर विल बी 11/12 mr स्क्वायर. अच्छा, ये यहाँ पे हमने डायरेक्ट m की जगह m1 डाल दिया क्योंकि हर एक पार्टिकल सेम डिस्टेंस पे, हर पार्टिकल r डिस्टेंस पे. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, मान लीजिए कोई आर्बिट्रेरी शेप होती और उसमें से आप कोई पोर्शन हटा देते, फिर कहते कि बताइए अब, तो आपको पूरा इंटीग्रेशन मेथड वहां पे यूज करना पड़ता जैसे आपने शुरू में किया था. यहाँ हम रिंग के केस में डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हर एक मास जो हर एक पार्टिकल है वो r डिस्टेंस पे ही है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबके लिए r के हिसाब से आएगा, तो टोटल मास जो है वो ऐड हो जाएगा. ठीक, ओके. तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय. करते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिए.